शब्दों की खुशबू यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका मैं इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक मुलाकात कार्यक्रम में हम समय समय पर किसी ऐसी हस्ती से मुलाकात करते हैं जिन्होंने समाज में खास मुकाम हासिल किया हुआ है। आज हम एक ऐसी ही हस्ती यानी श्रीमती संतोष बंसल जी से बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके साहित्य के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। वो एक उच्च कोटि की लेखिका हैं और एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और सुगढ़ गृहिणी तो हैं ही। तो उनसे मुलाकात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। कितने लेख लिखे हैं यह गिनना तो बहुत मुश्किल है। ऐसे विषयों को जो अनछुए होते हैं उनको वो छूती हैं और उनके ऊपर अपनी कलम चलाती हैं। ऐसे विषयों पे लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और वो एक ही पुस्तक जो होती है कई बार 10 पुस्तकों से ज़्यादा मेहनत मांगती है और करती है। ये हम उनसे मुलाकात के अंदर जानेंगे कि कौन कौन सी उनकी ऐसी पुस्तकें हैं। और इसके अलावा इतने पुरस्कार उनकी झोली में आए हैं कि जिनको गिनना मुश्किल है। हर समय उनको किसी न किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है। वो बाहर अपना संबोधन देती है, कीनोट स्पीकर रहती हैं बहुत सारे कार्यक्रमों में। मैं और आगे ना जाते हुए जल्दी से स्वागत करती हूँ आज की अतिथि श्रीमती संतोष बंसल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम कार्यक्रम में। आप आई, आपका बहुत बहुत आभार। आपने समय निकाला, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को आपसे बातचीत सुनकर बहुत ही आनंद आएगा। जितना नमस्कार डॉक्टर अंजना जी। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार। हार्दिक स्वागत है मैडम आपका इस कार्यक्रम में। और दर्शकों को आज हम आपसे मुलाकात में आपके व्यक्तित्व के बारे में जानने का मौका देंगे। मैंने तो आपको काफ़ी जाना है, लेकिन दर्शक बहुत उत्सुक होते हैं ऐसी साहित्यकार के बारे में जानने को जिन्होंने इतना लिखा हो और जिसको लगातार लोग पढ़ रहे हों। तो इसीलिए हम शुरुआत करेंगे कि आपके बचपन के बारे में थोड़ा और आपके शिक्षा दीक्षा के बारे में कि कहाँ आपका बचपन बीता और आपकी शिक्षा कहाँ पर हुई, उसके बारे में कुछ बताएं। अंजना जी, मेरा जन्म तो हरियाणा के सोनीपत में हुआ था, मेरी नानी के घर में। जी 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 लेकिन मेरी जो शिक्षा है वो सारी दिल्ली में ही हुई है। जी स्कूलिंग भी मेरी दिल्ली से हुई है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने एमए किया था हिंदी साहित्य में। जी जी जी। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है कि साहित्य आपकी रग रग में बसा हुआ है, यानी विद्यार्थी जीवन से ही आप साहित्य के साथ जुड़ गई थी और आगे जाके जीवन में भी आपने साहित्य को ही अपना एक तरह से मैं कहूँगी शौक़ बना लिया, क्योंकि बिना शौक़ बिना पैशन के कुछ लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं फिर यही जानना चाहूँगी, आपने साहित्य में एमए किया, कि आपका साहित्य लेखन में रुचि कब और कैसे पैदा हुई? कहाँ से आपको ऐसा लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए? दरअसल साहित्य में रुचि तो मेरी अंजना जी, जब मेरा दाखिला हुआ था दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जी 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 फर्स्ट ईयर में ही मेरी रुचि शुरू हो गई थी। जी और ग्रेजुएशन के दौरान मैं और मेरी दोस्त हैं, वो जी। हम लोग कविता प्रतियोगिताओं में जाया करते थे और हमेशा हम कॉलेज के लिए ट्रॉफी लाया करते थे। वेरी गुड। हाँ। और जब मैं एमए में आई तो मैंने कॉलेज पत्रिका का संपादन भी किया। जी जी तो वहीं से ही मेरे अंदर जो साहित्य की और रचनाकार की एक जड़ें थी वो उगनी शुरू हो गई थी। जी जी और जी उसी दौरान 1980s में डॉक्टर भगवती प्रसाद निदारिया हैं, जो जी केंद्रीय निदेशालय में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो उन दिनों उन्होंने एक कविता संग्रह निकाला था अद्यतन के नाम से। जी तो उन्होंने मुझसे 5 कविताएं मांगी थी। तो सबसे पहली पुस्तक मेरी जो है वो डॉक्टर निदारिया द्वारा संपादित जी जी। अद्यतन मैंने कविता देखी। संग्रह था, जिसमें आई थी जी मेरी जी रचनाएं। जी। हाँ, नाम बहुत उस सुंदर है और कुछ अलग हाँ हटके जी, है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो उसके बाद जो है मेरा विवाह हो गया था। और जी विवाह के आप बात समझिए कि 18 साल तक मैं अपने रचना कर्म से दूर ही रही। जी 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 घर गृहस्थी में इतना व्यस्त हो गई, संयुक्त जी परिवार में रही। जी जी और जी लेकिन बीच बीच में जैसे एक बार मैं 92 में अंडमान की यात्रा पर गई थी, तो वहाँ की पत्रिका हिंदी में छपती थी। तो
वहाँ उस पत्रिका में मैंने वहाँ अंडमान्स की कुछ कविताएं उनको दी प्रकाशन के लिए, तो वो जी। छपी थी। जी, लेकिन जी। तकरीबन मैं दूर ही रही। जी। लेकिन अगर मैं अपने इस अंकुरण का पल्लवन वर्ष जानूं तो 1999 में 1999 में जी। मेरे घर के नजदीक एक काव्य गोष्ठी हुई। जी। तो वहाँ डॉक्टर रामदर्श मिश्र आए थे, जो मेरे अध्यापक रह चुके थे एमए में। जी। जी। तो उस गोष्ठी में मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला, और जब मैं गई तो मुझे लगा कि मैं कहाँ खो गई थी। जी, दोबारा से आपको। जी। हाँ, तो मेरे अंदर से जो वहां से लौटकर जो कविता फूटी, उसका नाम था सरस्वती लुप्त नहीं हुई। बहुत सुंदर है ये पुस्तक, मैंने आपके उसमें हम्म। देखी। और वास्तव में इसके ऊपर भी हम ज़रूर बाद में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। जी। हाँ जी। तो बहुत सुंदर। अब मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि आपकी सबसे पसंदीदा विधा कौन सी है, जिसके ऊपर आपको कलम चलाना बहुत अच्छा लगता है? जैसे हर लेखक की कोई ना कोई विधा खास होती है। अ, दरअसल ये जो है समय के साथ साथ ही विधा का चयन होता है, कि जिस जी। जो जैसा विषय होता है उसके अनुकूल ही हम्म। विधा का चयन होता है। तो प्रारंभ में तो मेरा कविता संग्रह, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, इस तरह से भक्तिकालीन कवियों पर आते रहे मेरे। जी। 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 और फिर उसके बाद मैंने पत्र लेखन विधा में लिखा, डायरी विधा में लिखा। जी। 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 और और लेख लेख तो मेरे अक्सर सभी पत्र पत्रिकाओं में आते ही छपते रहे रहे। हैं, और जी। उनके जी। विषय सभी सभी विषयों पर मैं कोशिश करती हूँ कि वे उस पर अपनी कलम चला सकूं। जी। 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 और तो इसीलिए मैंने देखा है आपके जो हाँ जी। परिचय मैंने पढ़ा, उसमें बहुत सारी सभी विधाओं पे लगभग आपकी कलम चली है। और इसके अलावा जो लेख आपने इतनी पत्रिकाओं में लिखे हैं और समय समय पर आप लिखती ही रहती हैं, तो बात ये है कि जो विषय आपके मन को छू जाता है उसी के ऊपर आप लेखन करती हैं, और सभी विधाओं में आप बहुत खूबसूरती से लिखती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कुछ जाना आपकी साहित्यिक यात्राओं के बारे में भी पढ़ा, आपकी लेखनी से ही मुझे पढ़ने को मिला कि आपने बहुत सी साहित्यिक यात्राएं की हैं। उसके बारे में भी हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ आप गई, कैसे साहित्य का आपने विस्तार किया, प्रसार किया, उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल अंजना जी। दरअसल हमारा एक यहाँ पर एक साहित्यिक समूह था, जी। अ, जी। जी। जिसको शॉर्ट में हम इंसा कहते थे, और उसका पूरा नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स। जी। ये डॉक्टर दिनेश मिश्र जी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और जी। ये 2014 में मैंने ज्वाइन की थी। जी। 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 तो इसकी जो गोष्ठी है, जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में दीवान चंद हॉल है, वहाँ हर महीने उसकी गोष्ठी हुआ करती थी, जी। काव्य गोष्ठी। तो उसमें भी मैं हमेशा जाया करती थी। और दूसरा उनका एक कार्यक्रम इंडिया हैबिटेट सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ करता था जी। हर जी। महीने। हु एम आई के नाम से उसमें एक वो विख्यात हस्ती को बुलाया करते थे, और जी। उससे प्रश्न उत्तर किया करते थे। तो इस तरह से और तीसरी उनकी जो थी कि हर साल वो दिल्ली से बाहर एक कार्यक्रम आयोजित किया करते थे, जिसमें पूरी भारत से लेखकों को बुलाया करते थे। जी। तो उसमें मैं पहले एक बार पंचकुला आई, जो हरियाणा साहित्य अकेदमी के नाम से जब जाना जाता था, अब तो उसे हरियाणा साहित्य एंड संस्कृति अकेदमी संस्कृति। बोलते हैं। जी। 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 तब जी। सिर्फ हरियाणा साहित्य अकेदमी बोला जाता था। तो पंचकुला आए थे हम लोग, 3 दिवसीय गोष्ठी थी। रायपुर हम गए, वहां भी हमारी 4 दिवसीय गोष्ठी थी। और अजमेर भी हम गए, वहां भी। तो जी। जब पूरे भारत से जो है जाने माने बड़े बड़े विख्यात लेखक पहुंचते थे, और सभी भाषाओं से पहुंचते थे, ऐसा भी नहीं था कि खाली हिंदी से ही। हिंदी से होते वहाँ थे। हमारा जो है काव्य गोष्ठी भी होती थी, और परस्पर विचार विमर्श भी होता था। जी। 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 तो उससे मुझे काफी लोगों से मेरा संपर्क हुआ, और सबको जानने का मौका मिला मुझे। बहुत खूबसूरत। और हाँ जी। 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 इसके अलावा जो है विदेश की अगर मैं बात करूं, तो विदेश में मेरा अक्सर, मेरी बेटी रहती है कैलिफोर्निया अमेरिका में। जी। तो जी। वहाँ मेरा जाना आना रहता है। तो वहाँ पर कैलिफोर्निया में
सिलिकॉन वैली के अंदर डॉक्टर प्रोफेसर नीलू गुप्ता हैं, जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम कर रही हैं। जी, जी, और जी। उन्होंने एक विश्व हिंदी ज्योति के नाम से एक संस्था बनाई हुई है। जी। तो जब भी मैं वहाँ गई अमेरिका, तो उन्होंने गोष्ठी रखी और मुझे भी आमंत्रित किया। वहाँ भी मुझे लोगों से मिलने का मौका मिला। हुँ, अ, हुँ। और दूसरा ये था कि इस विश्व हिंदी ज्योति की हर महीने ऑनलाइन गोष्ठी भी होती है, जो कोरोना काल में भी चलती रही लगातार, जी, जी, और जी। उसमें हमारी प्रतिभागिता निश्चय रूप से लगातार रहती है। बनी रही। हाँ जी, यानी साहित्य कोरोना काल में भी चलता रहा और कहीं न कहीं बिल्कुल, बिल्कुल, उसने हमें अपनी खुशबू से एक तरह से जगाए रखा। जो एक डर था बिल्कुल। लोगों के अंदर, उसको भी हम हाँ कहीं जी, न कहीं पीछे छोड़ आए। तो जहाँ तक आपने सिलिकॉन वैली की बात की है, आपकी एक पुस्तक मैंने देखी, फेसबुक ऑफ सिलिकॉन वैली। ये है आपका यात्रा वृत्तांत ही है। इसके बारे में कुछ बताएँ? बिल्कुल हट के कुछ अलग विषय मेरे को लगा। क्या है ये? बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल अंजना जी, ये मेरा सौभाग्य रहा कि 2015 में मैं जब अमेरिका गई, तो हुँ, हुँ। उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर पहुँचे हुए थे जी, फेसबुक जी। ऑफिस की यात्रा पर। अच्छा, अच्छा। जी। तो उसी समय हमें फेसबुक जो दफ्तर है वहाँ से हुँ, हुँ। मुझे आमंत्रित किया गया कि आप भारत से आई हुई हैं, तो हुँ, हम हुँ। चाहेंगे कि आप भी हमारे स्टूडियो में आएँ। जी। तो मुझे फेसबुक दफ्तर में, फेसबुक ऑफिस के 2 दफ्तर उस समय थे वहाँ पर, हैं अभी भी होंगे। हुँ, हुँ। तो एक पुराना था और एक नया था, और हुँ, मुझे हुँ। दोनों जगह जाने का मौका मिला, और मैंने जी, देखा कि एक वो नई दुनिया है, नए तरीके से नए है। तरीके से। और तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस यात्रा के बारे में अपने भारतीय लोगों को परिचित करवाऊँ। वैसे तो जी। फ़ेसबुक से या सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से सभी लोग परिचित हैं। जी, जी, जी। लेकिन उस दफ्तर की क्या कार्यशैली है, दफ्तर कैसा है, हुँ, हुँ, हुँ। क्या जो वहाँ आपके लेख से, आपकी पुस्तक से सुविधाएँ हैं। पढ़कर हाँ जी, हमें तो पता लगेगा, वो उस तरह से उतना पता लग ही नहीं सकता। और इसके अलावा फिर मुझे गूगल ऑफिस में भी जाने का मौका मिला, वहाँ भी जी। मैंने अंदर यात्रा की थी। जी, जी। और इसके साथ ही फिर मैंने जब फेसबुक दफ्तर के साथ-साथ सिलिकॉन की जो प्रमुख जो स्थान है, जैसे वहाँ पे ये है, एक वहाँ पे गौडोलुपा वो है गार्डन। जी, जी। तो आपको हैरानी होगी कि वहाँ शिवाजी की प्रतिमा लगी हुई है। वाह! ये तो बहुत फ़ख्र की बात है हमारे हाँ लिए। जी, हाँ जी, जी। छोटी-सी प्रतिमा थी। जी, जी, और जी। मुझे पता चला कि एक महाराष्ट्र से, पुणे से कोई संस्था है, जी। जो जिसने ये प्रतिमा यहाँ लगवाई है, और हुँ। ये मित्रवत दोनों हुँ। का यहाँ पर आदान-प्रदान हुआ था। जी, जी, इसी जी। तरह से जो गोल्डन गेट है, वहाँ जाने का मुझे मौका मिला। जी, जी, जी। बहुत तो सुंदर जो, जगह है। हाँ, हाँ, अद्भुत है जो अद्भुत है। स्थान वहाँ के सिलिकॉन वैली के, तो जी, वो मुझे जी। देखने के मौके मिले। हाँ जी। हाँ, बहुत तभी आपने इन विषयों पे लिखा जो एक हाँ यूनिक जी। है। गई तो मैं भी लेकिन मैंने लिखा नहीं क्योंकि मेरी कलम में हुँ, शायद उतना अभी ताकत नहीं थी। पर फिर भी आपकी पुस्तकें पढ़ के बहुत आनंद आता है, बहुत विस्तार से आप लिखती हैं और हर विषय को जब मैं देखती हूँ आपके इस परिचय में तो लगता है इसके ऊपर भी बात करें, इसके ऊपर भी बात करें। इसीलिए मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि आपका ये एक पुस्तक है पत्नी के पत्र पति के नाम। बहुत अलग हटके विषय है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये पुस्तक का रूप कैसे आया? कैसे आपने लिखा? क्या है इसमें? ज़रूर अंजना जी, है तो ये एक हुँ। व्यक्तिगत ही मेरा, जैसे एक वो था अपने पति के लिए। हुँ, हुँ। मेरे पति बेटी के पास ही 2 महीने के प्रवास पर चले गए थे अमेरिका। जी, जी, तो जी। पीछे से जो है, मैं जब यहाँ थी तो मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि, और उन्हें उसी साल उन्हें रिटायर भी होना था, 1 साल के बाद वो जी, सरकारी पद सेवा में में है। थे। तो जी, जी। उन्हें रिटायर होना था, तो मुझे मन में ख्याल आया कि ये पति के नाम पत्नी के पत्र से कुछ जो मैंने लिखा है, इसको हाँ। प्रकाशित करके जी, और जी, इन्हें जी। एक उपहार दे दूँ। वाह, तो वाह! ये फिर बहुत मैंने खूबसूरत। बहुत लिखा खूबसूरत था। उपहार है। हाँ जी, हाँ बहुत जी। खूबसूरत और सच में दर्शकों को ये बहुत अच्छी बात लगेगी कि किसी पत्नी के समर्पण को आपने किस रूप में उनको भेंट किया और उनके लिए भी मुझे लगता है बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि आपने ये उसको पुस्तक का हाँ। रूप दिया, फिर उनको भेंट की और रिटायरमेंट का इससे खूबसूरत तोहफ़ा और क्या हो सकता है। हुँ। आपकी एक और पुस्तक के बारे में भी हम बात करना चाहेंगे।
है तो आपकी सारी पुस्तकें बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन जितना समय हमें इजाज़त देगा और उतना हम ज़रूर मैक्सिमम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सरस्वती लुप्त नहीं हुई, बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर अक्सर लोगों को नहीं ज्ञान या नहीं पता लगता, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल अंजना जी, सरस्वती लुप्त नहीं हुई कविता संग्रह की जो पहली जो कविता है वो मेरी, जैसे मैंने बताया था कि जब हुँ, इतने सालों के बाद जो मेरे भीतर सोई हुई सरस्वती थी, जब उसका उद्गम हुआ, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके जो पहली कविता थी तब मैंने वो लिखी जी, जी। 99 में। हाँ जी। तो लेकिन इस कविता के विस्तार रूप में ही अचानक मुझे 2000 में ये ख्याल आया हुँ, कि हम लोग सोचते हैं कि त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, जिसे इलाहाबाद कहते हैं, हुँ। तो वहाँ जो उसके बाद ये हमारा भारतीय पौराणिक मिथक है कि वहाँ उसके बाद सरस्वती जो नदी है वो नदी। लुप्त हो गई जी, थी। जी, जी। या उसको हम जो एक और आध्यात्मिक शैली में बोलते हैं कि हमारी शारीरिक जो है 3 नाड़ियाँ हैं, गंगा, जमुना और सुषुम्ना। हाँ, तो लेकिन सुषुम्ना को अदृश्य माना जाता है। जी। तो इसी तरह से नदी के लिए भी अवधारणा थी कि सरस्वती जो है अदृश्य रूप में प्रयागराज के बाद लुप्त प्रयागराज हो में। जाती है। जी, जी। लेकिन 2000 में ही हिंदी वो सॉरी अंग्रेजी के हिंदुस्तान टाइम्स में हुँ, हुँ, ये आया कि कुछ लोग जो हैं इसके बारे में जो है ना, जैसे कालिदास के उसमें था कि भाई ये तो उज्जैनी में भी के पास से मिलती भी हैं। उन्होंने हुँ, हुँ। वही थी, और उसका जिक्र आता है कि सरस्वती के तट हाँ पर एक जी, नगर हाँ भी जी। हुआ करता था। तो लोग उस समय खोजबीन इसके बारे में ऐतिहासिक तथ्य जुटा रहे थे, जी। लेकिन हालांकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई भी हुँ, कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं थे, नहीं लेकिन थे। एक मेरी अवधारणा अपने आप ही विकसित हुई हुँ, हुँ। कि भी ये जो सरस्वती है ये थार से आगे मालवा में, सौराष्ट्र में, और उसके बाद कच्छ जी। से, और कच्छ से द्वारकाधीश धाम पर पहुंचती है, और वहां पर वो फिर अरब सागर में अरब सागर में। जी, जी, जी। जाके मिल मिल जाती है। जाती हैं। तो ये अचानक से जैसे मेरे अंदर कविता का प्रस्फुटन हुआ, और मैंने सरस्वती नदी की यात्रा को लेकर हुँ, प्रयागराज से आगे लेकर एक एक बना के कॉलम, और इसको मतलब लिखती चली गई, जैसे अंदर से ही कोई भावना जैसे होती गई, जी, जी, और जी। फिर ये पूरा कविता संग्रह मेरा प्रकाशित हुआ। बहुत खूबसूरत। अगर आपकी ये पुस्तकें आस-पास हैं तो आप दर्शकों को दिखा भी सकती हैं कि ये उनका कवर पेज है या इस तरह से अच्छा, नहीं, हाँ। ये वो वाली पुस्तक तो माफ कीजिएगा मैंने नहीं रखी, जी, जी, ध्यान ही जी। नहीं रहा मुझे। कोई बात नहीं। पर हाँ जी, अगर कोई पुस्तकें आपके आस-पास कोई हैं तो हम हाँ, हाँ, साथ-साथ मेरे उनको ज़रूर पास, हाँ जी, देखेंगे। कुछ रखी है मैंने जो जी, जी, जी। अ, उनको कुछ को रखा है मैंने, जी, जी। तो वो मैं आपको दिखा दूँगी हाँ, पीछे। बिल्कुल। हाँ उ जी, जैसे-जैसे अब दर्शक देखता है तो उससे भी उनकी एक जिज्ञासा होती है बिल्कुल, कि हम उनको बिल्कुल, पढ़ें और बिल्कुल, देखें। आपसे बिल्कुल। सुनकर तो उनको अच्छा लग ही रहा है, लेकिन पुस्तक हुँ, के हुँ, कवर पेज से भी कई बार उनको लगता है जहाँ कहीं लाइब्रेरी में या वहाँ दिखाई देती है हुँ, कि ये पुस्तक हुँ। संतोष जी की है जिनको हमने सुना था, तो इसको हम ज़रूर पढ़ेंगे। दूसरा मैडम, आपकी इस पुस्तक को भी पुरस्कार मिला या प्रकाशनार्थ आपको हरियाणा साहित्य अकादमी ने मुझे लगता है कि दिया था। इसके अलावा आपकी ये फेसबुक ऑफ सिलिकॉन वैली पे को भी और भी कई सारे, तो इन पुरस्कारों के बारे में आप कुछ बताएं, कौन कौन सी पुस्तकें आपकी पुरस्कार के रूप में आई और उनके ऊपर आपको साहित्य अकादमी ने जो है पुरस्कार दिया। अ, अगर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी जो है अधिकतर जो मेरे विषय, क्योंकि शोध और अध्ययन से जुड़े होते जी, हैं, जी। तो मेरी 6 पुस्तकें हिंदी अकादमी दिल्ली से प्रकाशित हो चुकी हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात। पुस्तक प्रकाशन योजना होती है, जी, जी, जिसमें जी। आप अपनी पांडुलिपि जमा करते हैं और वो उसका चयन करके फिर उसका प्रकाशन जी, के लिए जी, आपको जी। सहयोग देते हैं। जी, जी। और 2 पुस्तकें मेरी हरियाणा साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुई हैं, जिसमें एक मैथिली कवि हैं विद्यापति, जी, अ, जी। हुँ, उन पर प्रकाशित हुई थी। हुँ। विद्यापति कवि घायल रे नाम से हाँ, शीर्षक है, हाँ। वो जी, प्रबंध जी। काव्य है पूरा मेरा। ओके। जी। अच्छा, दूसरी पुस्तक मेरी अभी पिछले साल ही प्रकाशित हुई है, मैं दिखा देती हूँ उसका कवर। हाँ, जी, ये जी। आसान नहीं थी, बापू की डगर। बहुत ये लेख संग्रह है जो बापू
की पूरी जीवन जी, वो यात्रा पर या राजनीतिक उनके जो संघर्ष रहे, संघर्ष आयाम रहे। रहे, जी, उनका एक-एक टॉपिक मैंने लेकर एक-एक लेख लिखा था जी, और इनमें से अधिकतर लेख मेरे जो हैं जो पत्रिकाओं में निकल चुके हैं। जी, फिर जब ये हरियाणा साहित्य अकादमी से जब पुस्तक प्रकाशन की योजना आई थी, तो मैंने अपनी पांडुलिपि यहाँ जमा करवाई थी जी। 2022 में, लेकिन इसका प्रकाशन 2025 में हाँ, हुआ। कई बार वो लेट होते हैं। मेरे को भी काफ़ी लेट हाँ मिला जी। था, एक पुस्तक के ऊपर प्रकाशनार्थ हाँ, मुझे भी मिला था। तो कई बार बिल्कुल। साहित्य अकादमी के पुरस्कार थोड़े डिले हो जाते हैं। हाँ जी, जी। जी, पर बहुत और खुशी की बात है। हुँ, जो मेरी फेसबुक ऑफ सिलिकॉन वैली हुँ, जो यात्रा वृत्तांत है, हुँ, हुँ। वो उस पुस्तक को श्रेष्ठ कृति सम्मान मिला था, जी, जी। पुरस्कार मिला था हुँ, और ये 2020 में जी, जी। 2019 में मैंने उसको जमा करवाया था जी, जी, और जी। 20 में उन्होंने उसका निर्णय सुनाया था। जी, तो उसमें ये भी हरियाणा साहित्य अकादमी से ही मिला? हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी, 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 हाँ जी। जी, जी। और कोई तो पुरस्कारों के और बारे हाँ में जी, आप एक हाँ, पुरस्कार मुझे जो है ना ये वैसे तो मुझे जो है इस तरह से पुरस्कार काफ़ी मिले हैं, जी, लेकिन जी, एक और मैं पुस्तक का ज़िक्र करना चाहूँगी, ये जो जी। है ढोल गँवार शूद्र पशु शूद्र नारी। पशु नारी। ये गोस्वामी तुलसीदास के हुँ, जीवन पर है जी, आधारित पूरी जी। पूरा कविता संग्रह ही है ये हुँ, भी। हुँ, हुँ। और इसके लिए मुझे तुलसी स्मृति सम्मान मिला था जो जी, हरियाणा के जो गवर्नर थे वो दिल्ली में एक हुआ था समारोह जी, तुलसी जी। पर ही, तुलसी जयंती पर, तो हुँ, हुँ। उसमें प्राप्त हुआ था ये मुझे। बहुत, तो बहुत ये मेरे बधाई, लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात थी कि भई दूसरा इस पुस्तक के बारे में जब इस टॉपिक पर क्योंकि बड़ा विवाद था, विवाद मैं यही तो पूछने वाली हाँ थी जी, आपसे। हाँ। जी, जी। तो विवाद था ये टॉपिक पर, लेकिन ये पुस्तक लिखने का मेरा उद्देश्य यही था कि हुँ, जो लोग बाबा तुलसीदास की बात को नहीं नहीं समझते, समझते। हुँ, वही हुँ। लोग इस पर विवाद बनाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं जब स्वाध्याय करती थी रामचरितमानस का, जी। तो मेरे को अंदर से जब मैं लगातार पढ़ती रही, तो मैंने देखा कि इसका बड़ा गूढ़ गहन अर्थ है। जी, जी, जी। आप इससे इससे पहले 2 जो चौपाई में देखेंगे वो हुँ। बाबा सुंदरकांड में हाँ गोस्वामी जी। तुलसीदास लिखते हैं हुँ। गगन समीर अनल जलधरनी। हाँ। जी। और उसके बाद 2 चौपाई के बाद ये आता है ढोल गँवार शूद्र पशु नारी हुँ। सब ताड़न के अधिकारी। अधिकारी। तो इसके ऊपर मैंने लेख भी लिखा था कि ताड़न शब्द के अर्थ का अनर्थ किया हुआ जी, जी। थोड़ा-सा है ना? दर्शकों को आप बताएँ कि कहाँ वो गलत समझ रहे हैं? क्या क्या इसका अर्थ है? बिल्कुल। तो जी। एक तो मैं सबसे पहले ये बात बताऊँगी कि य ये पूरे जो रामचरितमानस में ये हुँ, 2 पंक्तियाँ आधुनिक हुँ। युग को हुँ, हुँ। इंगित करती हैं। जी, जी, जी। क्योंकि आधुनिक युग में पर्यावरण में आप देखिए कि जो पंच तत्व हैं वो हुँ, सब प्रदूषण के शिकार हो गए हैं और हुँ। उनको खतरा है। जी, जी, इसी जी। तरह जो समाज के जो 5 अंग हैं, जी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इन पांचों तत्वों को शोषित किया जा रहा है हुँ, हुँ। और इनको सबको इनका अस्तित्व जो है हुँ। बहुत खतरे में है। खतरे में है। तो और दूसरा आप देखेंगे अगर इससे भी गहन अर्थ देखें दर्शन का, हुँ। तो ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी हुँ। गगन समीन अनल जल धरनी, जी, ये जी। दोनों आप समकक्ष रखिए, हुँ। समान गुण धर्मी है पांच पांच जी। पंच तत्व और 5 ये समाज की जो अंग है। अंग हैं। जी, जी। ढोल से आप कला का अर्थ ले सकते हैं, जी, जी। है ना? हाँ, और बाकी तो अंग आपको पता ही है, पता शूद्र है। पशु नारी, है ना? जी, जी, और जी। तो ये है। दूसरा ताड़न शब्द का जो शब्द है ना, वो उसका अर्थ लोग गलत लेते हैं। ताड़न शब्द जो होता है ना, वो सचेत करने के अर्थ में होता है, जी, प्रताड़ना का जी। अर्थ नहीं होता नहीं उसमें। होता, नहीं होता। जी, तो जी, जी। इनके उनका जो संदेश था कि आधुनिक युग में ये पंच तत्वों को भौतिक पंच तत्व और 5 ये अंग जो है ना, ये हुँ। इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए सचेत होने की जरूरत है। जी, जी, अधिकारी जी। एक शब्द सकारात्मक है। जी, जी। अधिकारी शब्द आप कभी शब्द भी हाँ। नकारात्मक नहीं होता। हुँ। अधिकारी मतलब ये इसके योग्य हैं, इनको हुँ, हुँ, हुँ। संरक्षित किया जाए, इनकी सुरक्षा की जाए। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका मतलब बहुत गहन और गूढ़ अर्थ है।
ये सब लोगों को समझना चाहिए। बहुत खूबसूरती और से आपने लोगों को बताया हाँ, है। अक्सर हाँ लोग जी, बहुत बड़े-बड़े स्त्री विमर्श पे जब भी कोई मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं कुछ भी, तो अक्सर इसके ऊपर इतनी तुलसीदास जी की आलोचना की जाती है कि महिला को उन्होंने ताड़न का अधिकारी बना दिया, हुँ, कि वो महिला को तो बिना सज़ा या बिना उसके कुछ हो ही नहीं सकता। अक्सर मैं भी इसके ऊपर कई लोगों से जैसे जाना, जैसे आपने आज बता दिया, तो मैंने उनको कहा भी कि बाबा का ये उद्देश्य नहीं था, उन्होंने इस उद्देश्य से नहीं लिखा। और वो तो महिला का अगर सम्मान करते तभी तो सीता मैया का इतना खूबसूरत वर्णन किया है। कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर वहाँ भी पात्र कमज़ोर कर देते या बाकी पात्र भी बिल्कुल, कमज़ोर होते। बिल्कुल। आपने और अच्छे से सब मेरे दर्शकों को समझाया, जो युवा पीढ़ी को इसका ज्ञान नहीं है, उनको भी आपकी ये व्याख्या से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि अब वो पुस्तक भी इसको ज़रूर पढ़ना चाहेंगे, ताकि और उनको विस्तार से इसकी जानकारी मिल सके। अब जब हम आपकी पुस्तकों की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे बहुत सारी पुस्तकें खासकर जो गांधी जी के ऊपर हैं वो बहुत आकर्षित कर रही हैं। अभी आपने एक पुस्तक तो हमें दिखाई है, दूसरी जो मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी वो है पुतली बाई के ऊपर, जो बापू की माता जी थी। मुझे नहीं इतना ज्ञान था, मैं बिल्कुल अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप भी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनकी जो माता श्री हैं पुतली बाई, जिनका नाम था, उनका कितना बड़ा योगदान है। ये सब मैडम ने उपन्यास में बताया है हमें, बहुत विस्तार से उनके चरित्र को इन्होंने उभारा उभारा नहीं, जो वास्तव में था उसी को इन्होंने लिखा है। तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ये लेखन की आपकी जो प्रेरणा स्रोत क्या रहा, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि बापू के ऊपर भी बहुत लोग लिखते हैं, कस्तूरबा जी के ऊपर भी काफ़ी लोगों ने लिखा, लेकिन पुतली बाई जी के ऊपर लिखने का आपका ये जो है बहुत बड़ा काम है, कैसे किया आपने ये? बिल्कुल अंजना जी, मैं इसके बारे में बताने से पहले ये पुस्तक दिखाना चाहूँगी। जी जी जी, और ये बहुत खूबसूरत। एकमात्र चित्र ऐसा है जो उनकी माता के लिए उपलब्ध है। 2 चित्र उपलब्ध होते हैं, एक तो ये जी। वाला चित्र उपलब्ध है, जो पोरबंदर में उनकी हवेली में लगा हुआ है। जी जी, और एक एक इन महात्मा गांधी के पिता के साथ, उनका चित्र है। करमचंद गांधी के साथ इनका संयुक्त रूप से चित्र है। बहुत क्योंकि मैंने पोरबंदर का दौरा किया हुआ है, तो जी जी जी। मैं बड़ी लाभान्वित हुई। हाँ, और ये तो मैंने अ, इस उपन्यास में सब पढ़ा। आप कहाँ कहाँ गई, कितना हाँ आपने जी, शोध किया, कितनी जानकारी एकत्रित की, पर हाँ आप जी। स्वयं बताएं, हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उपन्यास लिखने की जो मैं प्रेरणा या गांधीवादी विचारधारा से मैं कैसे जुड़ी, इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि 2016 में अ, मैं एक संस्था से जुड़ी। संस्था ने मुझे जोड़ा। मेरे जी पास जी प्रस्ताव आया कि एक गोधूली संस्था है दिल्ली में, जी। जो बहुत प्रसिद्ध और वयोवृद्ध गांधी विचारधारा से संबंध रखते हैं, प्रोफेसर योगेंद्र पाल आनंद जी, जो इस समय 92 वर्ष के हैं। और गोधूली नामक संस्था, एनजीओ उन्होंने बनाई हुई थी, जिसके दिल्ली में उस समय जी 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 अ, एक स्कूल मीरा बाग के स्लम एरिया में चलता था, और एक जी उन्होंने नया निहाल विहार नांगलोई में, जो मेरे घर के पास है, वो शुरू किया था। जी 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 लेकिन वहाँ उसको स्कूल के देखभाल के लिए कोई था नहीं। शुरुआत की थी तो 1-2 लोगों से उन्होंने रखा, तो सब लोग चले गए, क्योंकि ये एक अवैतनिक कार्य है समाज है। सेवा का, और कोई सब लोग जिसकी रुचि होती है वही जुड़ता वही है ऐसे जुड़ता है, कामों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं इस संस्था से जुड़ी और स्कूल के काम से जुड़ी, तो अ, हमारी मीटिंग होती है बोर्ड की, हर महीने हम लोग मीटिंग में मिलते रहते हैं। तो डॉक्टर आनंद ने एक बार मुझे कहा कि बेटे, आप लेखिका हैं, राइटर हैं, तो आप जो है ना, महात्मा गांधी के बचपन के बारे में लिखिए। लिखिए। क्योंकि लोगों ने जो है उनकी बाद में जो है यात्रा, उसके बारे में तो बहुत लिखा है, बहुत अफ्रीका लिखा या है। भारत की जो जी है, जी जी लेकिन उनके बचपन के बारे में कोई नहीं जानता। जी। तो अब बचपन के बारे में जब मैं लिख रही हूँ, तो बचपन आप जब लिखेंगे तो सबसे पहले आपको माता पिता के बारे में बारे में जानकारी होनी जान। चाहिए। जी 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 लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे इनके पिता के करमचंद गांधी जी के परिवार के विषय में तो जानकारी मिली। अ, गांधी जी की ही प्रपौत्री हैं, जिन्होंने सुमित्रा कुलकर्णी जी, जी जी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मेरे प्रपिता मैं है, जिसमें जी उन्होंने गांधी जी के बारे में और अपने परिवार के बारे में लिखा है। गांधी जी के बारे में ज्यादा नहीं लिखा, सिर्फ अपनी वंशावली के बारे में लिखा था। जी तो वहां से मुझे इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, उसके बारे में पता चला। जी
लेकिन सबसे बड़ा ये एक कमी ये थी कि जो इनकी माता पुतलीबाई थी, उसके बारे में कहीं से कोई भी सूचना ज़ीरो भी नहीं मिली मुझे। जी, जी, सिवाय इसके कि भी वो दतराना गाँव से थी जी, और परनामी एक संप्रदाय हुआ करता है गुजरात में। जी, अ, वो इसके ये अनुगामी थे। जी, तो लेकिन इसके लिए फिर लिखने के लिए तो बहुत सारा कुछ मैटर चाहिए होता है। जी, 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 बिल्कुल तो इतना विस्तार से आपने इस हाँ जी, पात्र हाँ को जी, उभारा है कि हाँ। पढ़ते चले जाओ और एकदम यकीन ही तो नहीं होता कि कैसे और आपने इकट्ठा किया। हाँ, दूसरा फिर मैंने जब महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, माय जी, एक्सपीरियंस विद ट्रुथ में, सत्य के प्रयोग में, हुँ, तो उसमें भी उन्होंने सिर्फ 2 ही पंक्तियाँ लिखी हुई हैं अपनी माता के बारे में कि भी वो संत स्वभाव की महिला थी अच्छा, और मेरे निर्माण में हुँ, उनकी हुँ, बहुत बड़ी भूमिका है। भूमिका है। तो अब इसके लिए मेरे मेरे को 2-3 चीज़ें मुझे बहुत शोध और अध्ययन करना पड़ा हुँ, हुँ, कि मैंने पोरबंदर का सारा ऐतिहासिक अध्ययन किया, हुँ, राजकोट का ऐतिहासिक अध्ययन किया हुँ, हुँ, और दूसरा मेरा ये इत्तेफाक है कि मैं बहुत वर्षों पूर्व जो है उधर यात्रा पर गई थी और सारा मेरा द्वारका, पोरबंदर और जी, उधर का एरिया कच्छ का सारा मेरा हुँ, हुँ, भ्रमण किया हुआ था। जी, तो उससे मुझे वहाँ की सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति स्थिति का को ज्ञान। जानने का तो अवसर मिल ही गया था। जी, 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 और फिर जब इतिहास के थ्रू जब मैंने घटनाओं का सारा देखा, और हुँ, आप ऐतिहासिक उपन्यास की सबसे बड़ी ये भी जरूरत होती है कि आप किसी भी तथ्य को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, तिथियों जी, का भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। कोई भी घटना को आप काल्पनिक रूप नहीं दे सकते। वो भी इतनी बड़ी हस्ती जिसको पूरी दुनिया मानती है, सिर्फ़ हाँ, हिंदुस्तान नहीं। किसी में भी नहीं हाँ, दे सकते आप ना। जी, 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 जी। तो फिर मुझे दतराना गाँव, जूनागढ़ जूनागढ़ दतराना गाँव जो था, जूनागढ़ के पास था। जूनागढ़ का भी मैंने इतिहास का वो किया अध्ययन अध्ययन किया। और किस्मत से मुझे वहाँ की कुछ 1-2 लोक कथाएँ भी मुझे सुनने को मिली। जी, 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 जी। तो फिर कुल मिला के जो एक मेरे मस्तिष्क में एक ताना-बाना बुन गया, हुँ, हुँ। उसके हिसाब से फिर मैंने ये पुतलीबाई आगे उपन्यास लिखा। आगे लिखा। हाँ जी। बहुत मुश्किल आपने तो काफ़ी विस्तार से तो हमें बताया, लेकिन मैं कल्पना कर सकती हूँ कि आपने कितनी यात्राएँ की होंगी, कितनी पुस्तकें पढ़ी होंगी, कितने लोगों से चर्चा की होंगी, तब कहीं जाके पुतलीबाई इस रूप में हमारे सामने आया है। और फिर वो रेयर पिक्चर उनकी जो आपने बताया कि 2 ही उनकी तस्वीरें उपलब्ध हैं, वो आपने ली। और मैंने भी पहली बार पुतलीबाई जी की जो तस्वीर है वो देखी है। तो ये अपने आप में दर्शकों के लिए बहुत सुखद जानकारी है और उनको भी ज़रूर लगेगा कि बापू के बारे में तो बहुत पढ़ा। और जैसे आपने कहा कि सत्या की जो पुस्तक है उसमें मैंने भी सिर्फ 2 ही लाइनें पढ़ी थी, तो इसलिए उसके बारे में हम ज़्यादा जानते ही नहीं थे कि उनकी मदर का, उनकी माताजी का क्या भूमिका रही। लेकिन आपका उपन्यास पढ़ के मैंने जाना कि कितना संघर्ष किया। ज़्यादातर ये लोग सोचते हैं कि बापू के जो पिता थे वो अच्छी पद पे थे और उनको अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन आपके उपन्यास के बाद पता लगा कि कहाँ उनको रुक गया, कब उनको फिर उनका एक्सीडेंट हुआ, कैसे उसमें संघर्ष से निकले, जब विदेश भेजना था तो कितना संघर्ष, ये सब आपने इतनी गहराई से अध्ययन किया है और इतने खूबसूरत अंदाज में लिखा कि इंसान बहता ही चला जाता है। आपने ये जो मैं कहूँगी कि लगभग आपको कितना समय लगा होगा इस उपन्यास को लिखने में? अ, अंजना जी, ये भी इत्तेफाक है कि कोरोना काल में हुँ, आदमी एक तरह से चारदीवारी के भीतर कैद हो गया भीतर है। था जी, 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 जी। और उस समय सारी गतिविधियां रुक गई थी, तो वो हुँ। समय मैंने इस उपन्यास को लिखने में इस्तेमाल से किया। इस्तेमाल किया। हाँ जी, हाँ जी, लगातार तो आपको 2 समय साल, मिला। तकरीबन 2 साल, हाँ, 2 बाहर साल लगे। जाना ही नहीं हाँ था जी, बिल्कुल भी, तो घर में हाँ जी, बैठे-बैठे तो यही मैं वही कह रही हूँ, मैं उस दिन भी कार्यक्रम में कह रही थी कि ये जो आपका उपन्यास है, वो कई पीएचडीज़ के बराबर हैं। इतना समय तो हम किसी पीएचडी में भी नहीं लगाते, जितना शोध आपने इस एक उपन्यास को लिखने में लगाया है। 2 पुस्तकें आपकी और, जिसका एक का तो हमने अभी ज़िक्र भी किया कि हम्म, आसान नहीं थी बापू की डगर, और दूसरी महात्मा गांधी की हत्या के बाद लौह पुरुष। इनके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालें कि ये आपने कैसे और किस संदर्भ में लिखी। अगर पुस्तकें हैं तो वो भी हम देखना चाहेंगे। हाँ जी, जी, ये जी। मेरी बिल्कुल ये दिसंबर 2025 में प्रकाशित जी, हुई है जी, हाँ। और पटेल जी की फ़ोटो है ये। ये बापू की हत्या के बाद लौह पुरुष। जी, जी, जी। तो इसके लिए भी मुझे क्या हुआ कि मैं अक्सर जो गांधी जी पर लेख लिखती रहती हूँ, तो जब जी। मैं
महात्मा गांधी पर लेख लिख रही थी कि जब महात्मा गांधी का समाधि स्थल बना, जी 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 तो इस पर, क्योंकि ये भी बड़ा एक विवादित विषय था कि राजघाट जब बना था दिल्ली में, जहाँ जी पूरे देश विदेश से लोग आते हैं, तो वो बड़ा उस पर राजघाट बनने में बहुत साल लग गए थे लग गए और थे। तकरीबन 14-15 साल लग गए थे और बड़ा जी विवाद हुआ था। तो जी इसी इच्छा से मैंने ये लेख लिखा था। जी लेकिन लेख लिखने के दौरान ना, मैंने जब मुझे ये पता चला कि जब जिस दिन 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, जी उसको उस सर्दी की उस रात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू जो हैं, उस समय क्योंकि शाम को ही इन्होंने मीटिंग की कि कहाँ उनका अंत्येष्टि की जाए, की जाए। और रात को ये लोग यमुना का किनारा, उसको राजघाट कहा जाता था दिल्ली में, जी जी तो जी ये लोग रात को 9-10 बजे वहाँ, सर्दी की रात में, भरी रात में 10 बजे रात को पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ गए, जी सारी जी व्यवस्था देखने, सारी सुरक्षा देखने। हम्म। और उस समय एक चुनौती सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने ये थी कि अफवाह बहुत फैल रही थी कि लोग कह रहे थे कि किसी मुस्लिम व्यक्ति उन्हें ने हत्या की है। महात्मा गांधी का कत्ल किया है, हत्या जी की जी है। जी और ये शुक्र था कि ये घोषणा हो गई कि भी किसी कोई हिंदू व्यक्ति ही था ने जिसने हत्या की उनकी है। हत्या की थी। तो जो एक देश में जो एक स्थिति दंगे वैसे ही हो बनी गए। हुई थी, बड़ा उस समय, आप महात्मा गांधी जिस शांति के लिए, जिस सामाजिक व्यवस्था के लिए अंत तक लगे रहे, जी जी वो जी व्यवस्था ना बिगड़ जाए, हिंदू हम्म। मुस्लिम रॉयट्स ना हो जाए, जी जी ये एक बहुत बड़ा दायित्व, क्योंकि सरदार पटेल गृह मंत्री थे, जी तो जी जी देश विदेश के लोगों की व्यवस्था करना, अगले दिन अंत्येष्टि का इंतजाम करना, इंतजाम करना, हाँ, और पूरे देश की व्यवस्था, गृह व्यवस्था को संभालना, संभालना। ये बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने। जी 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 तो जब मैं ये लेख लिख रही थी, अचानक मेरे सामने जब डेट्स आई, तो मैंने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो 2025 का जो वर्ष था, वो उनके जन्म की 150वीं जयंती 50वीं। थी, जी जी और जी उनकी पुण्यतिथि की 75वीं तिथि थी। तो 2024 में फिर मुझे लगा कि इतना महत्वपूर्ण इनका समय कार्य आ रहा है, है। जी 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 और तो क्यों ना इनको श्रद्धांजलि स्वरूप इनके ऊपर कुछ लिखा जाए। जी जी और जी ये भी देखिए, सरस्वती वाग्देवी की कृपा रही कि मैंने 4-6 महीने में ही सारे लेख लिख कर, और इसके भी तकरीबन सभी लेख पत्रिकाओं में में प्रकाशित हो प्रकाशित चुके हो हैं। चुके हैं। फिर तो उसके इसमें जो लेख लिखे ना, मैंने ज्यादातर वैसे तो सारे अच्छा, लोगों को ये तो पता है कि रियासतों का विलय करवाया विलय इन्होंने, किया। जी जी 565 जी रियासतें जी का जी विलय करवाया, जो बहुत बड़ा दायित्व था। दायित्व था। लेकिन उसके लिए इन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा, हम्म। एक रियासत के लिए। जी जी तो जी उसमें कुछ रियासतों का भी इसमें मैंने लेख लिखा है। जी जी इसके अलावा उस समय इनके ऊपर और भी दायित्व थे। जी एक तो उस समय लाहौर से जो सिख और पंजाबी लोग थे, वो वो आए थे। लाखों की संख्या में विस्थापित हुए थे, जी और कुछ तो अमृतसर में थे, कुछ इधर बहादुरगढ़ में आए, कुछ दिल्ली के कैंप्स में आए। जी जी तो उन सब की सहायता करना, उन्हें पुनर्स्थापित करना, जी और उनकी व्यवस्था करना, ये भी बहुत बड़ा दायित्व था इनके ऊपर। तीसरी बात, उन्हीं दिनों क्योंकि संविधान का मसौदा तैयार हो रहा था, तो जी वो भी एक बहुत बड़ा दायित्व था कि भी सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके उस हालांकि अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन जी उसकी पूरी व्यवस्था करना भी सरदार पटेल का ही दायित्व था। जी और आप ये देखिए कि वो इतने सक्षम थे, वास्तव में ही लौह पुरुष थे। उन्होंने, महात्मा गांधी ने उनको सही नाम दिया सही था, लौह नाम पुरुष, दिया। कि जी वो अपने अंतिम समय तक अपने हाथ से तकरीबन सभी काम निपटाते चले गए। और जी आप ये देखिए, जनवरी 1950 में आखिरकार उन्होंने गणतंत्र दिवस भी बना दिया, जी जी और जी उनके हाथों ही सारा सारा वो हुआ। भी हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। कार्यक्रम भी हुआ, और अंत तक वो अपने, भारत के और मैं लिए। कहती हूँ उन्होंने जो नींव रखी है ना, जो उस समय जो सरदार पटेल ने, या जो हमारे देश के जो उस समय के। बड़े बड़े नेता थे, जो उन्होंने नींव रखी है, हाँ, वही नींव पर ही आज हमारे देश का लोकतंत्र खड़ा हो। खड़ा हुआ है। बहुत उन्होंने मेहनत की। पहले तो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने इतना कष्ट बिल्कुल। सहे, इतना सब करा, और उसके बाद फिर उसके जो हम देखते हैं कि देश स्वतंत्र हुआ तो बिल्कुल ज़ीरो था। कितनी जी, हमारे देश की हालत ख़राब आर्थिक थी।
आर्थिक आर्थिक स्थिति को भी उन्होंने संभाला, संभाला। कुछ भी नहीं था तब भी बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। संभाला। उसको पैरों पे खड़ा किया। शायद बिल्कुल। इसीलिए जो आपकी दूसरी पुस्तक एक और है कि आसान नहीं थी बापू की डगर, उसमें भी आपने डेफ़िनेटली यही सब बताया होगा कि बापू ने कितना वो किया। हुँ, बापू इसमें मैं जो आसान नहीं थी डगर हुँ। बापू की ना, इसमें मैं ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जी, इसमें मैंने ये भी लेख मेरे तकरीबन हरिगंधा में और दिल्ली की जो प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं में, इसमें ना मैंने जैसे अचानक मेरे मन में जैसे ये आया कि अ, बहुत सारी चीजें लोगों को पता ही नहीं है, जैसे महात्मा इसकी गांधी पुस्तक ने का तिरंगा कवर भी झंडा दिखाइए बनवाया। प्लीज़ मैडम। इस पुस्तक का कवर भी हमें दिखाएँ हमारे दर्शकों हाँ को। जी, जी, हाँ जी, जी, हाँ जी। जी। बहुत सुंदर, तो बहुत हाँ जी, सुंदर। तो जी, जैसे 2021 में जो है 100 वर्ष हो गए थे तिरंगा झंडे की, और वो भी महात्मा गांधी ने ही बनवाया था। जी, 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 तो बिल्कुल। लोगों को पता ही नहीं था। हाँ जी। इसी तरह से जो मैंने जो है ना उनकी हर एक चीज को ना इससे जोड़ा है। जी, जी, जैसे ये मैं बताऊंगी, दांडी मार्च और महात्मा गांधी की लाठी, ये एक जी, जैसे लेख है। जी। तो जो दांडी मार्च को ना महात्मा गांधी की लाठी की स्ट्रेंथ से जोड़ा है मैंने। जी, बहुत बड़ी बात है। सच में बहुत इसी स्ट्रेंथ थी उसमें, हाँ जी, हाँ जी। लाठी इसी में। तरह से जो भारत छोड़ो आंदोलन की कुछ घड़ियां और महात्मा गांधी की घड़ी, आप देखिए घड़ी शब्द के घड़ी दो अर्थ हमेशा, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वक्त और घड़ी। हाँ, वो हमेशा इस लटकाए रखते थे घड़ी को। हाँ जी, हाँ जी, जी। जी, जी। और इसी तरह से हरिजन और महात्मा गांधी का चश्मा, हाँ, जो आज आज हम स्वच्छ भारत की जो कल्पना करते हैं, तो वो जी, जी। उन्होंने अपने चश्मे से हरिजन अस्पृश्यता को दूर करने के दूर लिए करने की इतना कोशिश बड़ा की। उस आंदोलन समय किया में था। बिल्कुल, जब लोग इतनी छुआ-छूत में विश्वास करते थे, बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, हाँ, समय में इतने मुश्किल बिल्कुल, समय में उन्होंने इसके ऊपर हाँ। इतना काम किया तो और उनको हरिजन का नाम दिया। बहुत बिल्कुल, खूबसूरत। इसी तरह से गांधी टोपी के क्या मायने हैं, जी, जी, जी। और महात्मा गांधी की ताकत थी कलम, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। लेखक भी थे, बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल। हाँ, इसी तरह से एक मैंने हिंदी भाषा पर एक लेख लिखा था कि क्या महात्मा गांधी का सपना सच होगा, क्योंकि वो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना राष्ट्रभाषा चाहते थे। बनाना चाहते थे, तो इस बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। ये लेख मैंने उन पर लिखे। बहुत हाँ खूबसूरत, जी, बिल्कुल। तभी मैंने अपने दर्शकों को पहले ही कहा है कि अनछुए विषयों को आपने चुना है। अक्सर लोग कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, लघु कथाएं लिखते हैं आम जीवन के ऊपर, लेकिन आपने इतिहास को खंगाला, वहाँ से ऐसे विषयों को उठाया और उनके ऊपर अपनी कलम चलाई जिनको लोग अक्सर भूल चुके हैं। खासकर हमारी जो युवा पीढ़ी है, मैं युवा दर्शकों को कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर इन किताबों को पढ़ें और जानें कि क्या हमारा इतिहास रहा है, कैसे हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, कितने लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है। बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ आपने उनके बारे में बताई, जो गांधी जी के बारे में। अब मैं इतना हमने आपके बारे में जान लिया, इतना खूबसूरत आप लिखते हैं, तो कोई ना कोई रचना आपके आसपास आपके मन के करीब होगी, तो हम वो भी ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे। कोई ऐसी रचना, कोई जी। ऐसे भाव, कोई ऐसा पैराग्राफ जो भी आपको पसंद हो। बिल्कुल अंजना जी, ये मेरी कविता संग्रह है, जी, जी, जी। मुक्त छंद ने आजादी दी। वाह! ये हिंदी अकेडमी दिल्ली से ही प्रकाशित हुआ है जी। 2020 में। जी, 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 तो मैंने उसमें देखा। इसमें जो है हुँ, कविता संग्रह है। हुँ, हुँ, तो ये 2020 में ही अ, मैंने महसूस किया था कि जो सोशल मीडिया है, हुँ, हुँ, हुँ। अ, उससे जी, जो है ना आभासी जिंदगी जी रहा है आज का युवा वर्ग। जी, जी, जी। और हाँ, जो जीवन की जो सच्चाई है या हुँ, सच है, वो हुँ। कहीं खोता जा रहा है। जी, तो सच सच के विषय को लेके ही मैं बहुत सारी कविताओं पे मेरे उद्गार व्यक्त हुए। जी, तो उनमें से एक कविता मैं पढ़ना चाहूंगी। जी, जी। इसका शीर्षक है सत्य की हालत। हुँ, सत्य की हालत। हुँ। एक था राजा, एक थी रानी, जी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये हम हाँ। अक्सर बच्चों को ही बच्चों को बताया करते हैं। बताते, हाँ जी, हाँ सुनाते हैं। जी, जी, जी। जी। इतनी आसान नहीं होती कहानी, जी, इतनी आसान नहीं नहीं होती होती कहानी, कहानी। हुँ, जन्म और मरण के बीच की जिंदगानी, जी। समय के साथ जीवन रह कर बिताना, हुँ, जी कर बिताना। जी हाँ, हार कर नहीं, संघर्ष कर, सामना कर जिंदगी गुजारना। वाह! हुँ, उन लम्हों को समेटने से बनती है बहुत सी सच्ची रोचक कहानियां। बहुत खूब। राजा और रानी के हीरे जवाहरात और खजानों के साथ
मुकुट भी सदैव माथे पर चुभता है। चुभता है। बहुत बड़ी परीक्षा होती है जिसमें जीवन में जो होता है वह हमारा नहीं रहता। जी। हमारा नहीं रहता, जो हमारा होता है उसे हम अपना कह नहीं पाते। जब सब छीन कर धकेल दिया जाता है, भेद साफ गोई से जाल फेंक कर फंसा कर, तब जी। आदमी पलट जाता है। वह नहीं रहता जो होता है, वह नहीं रहता जो होता है। राजा रानी कोई जात नहीं होती। ये भी देखिए आप, हमारे यहाँ जो जात पात के लिए हम एक पर्टिकुलर वो हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, से पहले बहुत जो है ज़्यादा। ना, जो इस तरह से जात का शब्द नर, जैसे नर नारी है, नर वानर नारी है, है। जी, तो जी, जी। ये शब्द यूज होते थे जाति के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। राजा रानी कोई जात नहीं होती जो कभी बदल नहीं सकती। हुँ, हुँ। जब जीवन की स्थितियां बदल जाती हैं तो राजा डोम जाति का बन जाता है और रानी अपने पुत्र की मृतदेह उठा रोती विलपती बहुत शमशान ले जाती है। बहुत सुंदर। यह तो कहानी पूरी न हुई। हाँ। यह तो कहानी पूरी न हुई। कहानी बनने के भीतर गुथे रहते हैं समय के वे तंतु, जिनके बीच रहकर लेनी होती हैं सांसें। उसमें कभी कोई झांका उन तंतुओं को तार तार कर देता है राजा रानी के मुकुट विहीन जीवन को नग्न। बहुत, इतना आसान नहीं होता। बहुत खूब। इतना आसान नहीं होता सत्य और नीतियों को निभाना। आजकल देखिए लोग जो है ना, आसान रास्ता ढूंढते हैं, ढूँढते हैं शॉर्टकट। हाँ जी। शॉर्टकट। हाँ जी, जी। जी, जी। इतना आसान नहीं होता सत्य और नीतियों को निभाना। इनके बीच कथा सूत्रों में नीतियां रानी को पनिहारिन और सत्य राजा को डोम बना उनका जी, जीवन बदल देता है। जी। जात जीवन और जन्म से नहीं, आदमी के कर्म से कर्म बदल से। जाती है। उनकी झूठ से उनकी जो झूठ से समझौता नहीं करते, हुँ, जिनका लक्ष्य बिंदु केवल सच पर टिका होता है, हुँ। जो झूठ से समझौता नहीं करते, जिनका लक्ष्य बिंदु केवल सच पर टिका होता है, वे पुत्र के कफन के पैसे लेने से भी नहीं चूकते। नहीं चूकते। अब आपके सामने आएगा कि मैं किसकी बात बताने जा रही हूँ, है जी, ना? जी, जी। और तब नहीं है आसान यह लिखना। जी। और तब नहीं है आसान यह लिखना। एक था राजा हरिश्चंद्र जी। और एक थी रानी तारामती। तारामती। दोनों की है बेकार पुरानी कहानी। जी। आज के संदर्भ में, आधुनिक वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान जो संदर्भ हरिश्चंद्र में की कहानी है वो सच में बेकार है बेकार ना? है। बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इसके बाद आप देखिए वर्तमान का क्या है हाल। दोनों की है बेकार पुरानी कहानी, क्योंकि अब ट्रुथ पोस्ट ट्रुथ बन गया है। जी, जी। क्योंकि अब ट्रुथ पोस्ट ट्रुथ बन गया है। आभासी बेबुनियाद जो गढ़ सकता है अनगिनत मन गढ़ंत कहानियां, जी, जी। जो गढ़ सकता है अनगिनत मन गढ़ंत कहानियां, कहानियाँ। किंतु वे बिकाऊ हैं टिकाऊ नहीं। बिकाऊ हैं टिकाऊ नहीं। टीका। तो बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत आपने कविता सुनाई। सच में आपने आभासी दुनिया और उन सब का इसमें, और बहुत सुंदर व्यंग बीच में, बहुत सुंदर संदेश, बहुत कुछ कह दिया आपने इस कविता के माध्यम से। राजा के मुकुट को भी, जिसको लोग बड़े ललायित रहते हैं, उसका भी बताया कि उसकी भी चुभन होती है। और जो लास्ट की आपकी पंक्ति हैं, बिल्कुल उसी से मुझे दिमाग में ये आया कि ये जो एआई आएगी, हमने आभासी दुनिया और वो सब बात की है, उस प्रक्रिया का हमारे लेखन पे क्या असर पड़ रहा है, या किस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि साहित्य लेखन पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जी, जी। वो एक उपकरण है या तकनीक है। जी। उसमें मानवीय संवेदनाएं या भावनाएं बिल्कुल भी नहीं नहीं है। है। जी, जी, जी। वो आपको तथ्य तो उपलब्ध करा सकती है, वो भी हमें पता नहीं कि पूर्ण जो तथ्य हैं वो पूर्ण सही है कि सत्य है कि जी, नहीं जी, है। जी। हुँ, लेकिन एक कलाकार और एक रचनाकार को जो संवेदनशीलता चाहिए होती है, हुँ, हुँ, जो हुँ, भावनाएं चाहिए हुँ, होती है, हुँ। जो वैचारिक संघर्ष चाहिए होता है, जिससे ही जी, एक जी। कविता या हुँ, अ, कलाकृति उभरती है या जी, जी। जन्म लेती है, जी, जी। उसमें एआई का कोई सहयोग नहीं होगा। जी। ये मेरा अपना मानना है। नहीं, आप बिल्कुल और सही अगर कह रही हैं। हाँ हाँ। जी, हाँ जी, जी। जी, जी।
तो तो कितना ही एआई आ जाए, लेकिन मानव संवेदनाएं जो हैं वो मानव के हम्म, मन से ही निकल सकती हैं, और तभी वो बिल्कुल कलम जो है उनको व्यक्त करेगी। मशीन कभी भी संवेदनाओं को उस रूप में हमें नहीं बता नहीं सकती। नहीं। आपने हाँ बहुत जी। सही कहा। तभी ये सब लिखा जा सकता है। तो तभी मैं अब आगे आना चाहती हूँ कि जैसे गोधूली जो आप एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, और हम्म, उसी में एक आपने प्रशासनिक पद पे आप कार्य कर रही हैं। फिर एक सुगढ़ गृहिणी है, वो आपकी बातचीत से हमें पता लगा कि 18 साल आपने घर, बच्चे और जॉइंट फैमिली को निभाया और चलाया और संभाला, और उसके बाद इतनी पुस्तकें, इतने पुरस्कार और इतना लेखन। तो दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि इन सब में बैलेंस कैसे आप बना रही हैं, एक संतुलन कैसे स्थापित कर रही हैं। ये तो अंजना जी आप भी प्रबुद्ध हैं और जी जी जो भी स्त्री जिस चीज की इच्छा करती है, जहाँ चाहा वहां राह आपने जी सुनाई जी जी है जी ना। और आप और हम सभी अपने जीवन को संतुलित करके चलते हैं जी और सभी काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल है, बल्कि हमें लगता है कि बहुत से लोग हमसे भी ज्यादा सक्षम हैं। जी जी जी, बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। अपनी उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। जी जी, ये आपका हाँ बहुत जी। बड़प्पन है जो आप इस सेंस में कह रही हैं, और हर क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। जो भी आपको चुनौती मिली, जिसके ऊपर भी आपको किसी ने, जैसे बापू की पुतली बाई जी के ऊपर लिखने को कहा, तो आपने उसके ऊपर इतना खूबसूरत लिख दिया। आपने लौह पुरुष के ऊपर इतना ज्ञान लोगों को दिया, बताया कि कैसे सिर्फ उन्होंने रियासतों को ही नहीं जोड़ा, उन्होंने और भी कितने बड़े बड़े कार्य किए। इसी तरह से अब आपकी जैसे परिचय जब हम कर रहे थे, तो आपने बताया अपने बचपन के कि आपका जन्म सोनीपत में हुआ, फिर आप हरियाणा से संबंधित हैं, आपका ससुराल भी इधर से है। तो कभी हरियाणवी बोली में भी आपने कुछ लिखा, या आपका उसकी तरफ कोई झुकाव हुआ? अ, दरअसल हमारी मातृभाषा तो हरियाणवी ही है और घर जी में जी। हमेशा हमने अपने हाँ। ताऊ जी, ताई जी और अपने पिताजी को जी। हमारे पिताजी शिक्षित थे और पिताजी बड़े सक्षम थे, वो हाँ। बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। हम्म। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो जैसा जो सामने वाला व्यक्ति होता था, उसके साथ उसी वैसी भाषा में भाषा। बात करते थे। जी तो जी। जब हमारी बुआ जी आती थी, हम्म। तो ताई जी या ताऊ जी से सबसे हम हरियाणवी में ही बात करते थे। जी 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 और हरियाणवी भाषा मैं पढ़ भी लेती हूँ, समझती भी हूँ और बोलती भी हूँ। जी जी। लेकिन जहाँ तक लेखन की बात है, मैंने हरियाणवी भाषा में लेखन नहीं किया, लेकिन हरियाणवी संस्कृति पर बहुत सारे लेख लिखे हैं वाह वाह, और बहुत तकरीबन बढ़िया। सारे ही लेख मेरे जी जी हरिगंधा पत्रिका में छप चुके हैं। आप जी ये जी देखिए कि जो हरियाणवी भाषा के जो हमारा लोक साहित्य है जी। और जिसमें विलुप्त होती विधाएं हैं, जैसे विधाएँ हमारे हैं। यहाँ विवाह में सीटने हैं हाँ जी। और छन्न थे, छान थे। जी सीटने जी थे जी और जी। इसी तरह से खोड़िया खेला जाता था। हाँ। इसी तरह से हमारी जो सावन श्रावण में जो हमारे यहाँ मल्हार गीत जो हरियाणवी भाषा के हैं, वो जी लुप्त हो जा रहे हैं, जी जी है ना। जी। उसी तरह से हमारे यहाँ होली पर धुलैंडी का धूल वंदन, देखिए कितना गहन अर्थ है हाँ। कि हरियाणा में धुलैंडी कहा जाता है होली को, जी जिसका जी। मतलब होता है धूल वंदन। ये भी, और धूल इंसान जो है कितना हमें मिट्टी से जोड़ के रखा है हरियाणा की धरती हरियाणा ने। की धरती ने। जी। और मुझे उसके लोक शब्द, आप ये देखिए कि जो हमारी भाषा से जब हम अपनी जुड़ते हैं, हम्म। तो जो शब्द एक खास अर्थ लिया होता है, जैसे मिट्टी के लिए हम हिंदी भाषा में मिट्टी शब्द है, जी जी। लेकिन हरियाणवी में आप देखिए गारा शब्द बोला जाता गारा है। बोला तो जाता गारा का जो है, अर्थ है गारा ना, का अर्थ है। वो, वो और गीला, हाँ। इसी तरह से जी बिल्कुल। जी। तो और मैंने जैसे लेख ये भी लिखा, हरियाणा के लोक साहित्य में रागनी है। आप रागनी में पंडित लक्ष्मी चंद की रागनियां सुनिए, या जी और जी आने जी। वाली जो पीढ़ी है सबकी, आप उनमें आध्यात्मिक अर्थ देखिए। जी जी। बिल्कुल मतलब सही कह रही है। इतना समृद्ध है हरियाणवी लोक साहित्य है। जी 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 जी। तो मैंने, और दूसरा बात क्या है कि हिंदी का एक अंतर संबंध है, जी क्योंकि जी हम हरियाणवी जो भाषा है हम उसको प्रणानी कहते हैं हिंदी, जी। जहाँ से हमारे बोलियों के बहुत सारे शब्द भी हमने ग्रहण किए हैं। ग्रहण किए। और वहाँ क्योंकि सबसे प्राचीन सभ्यता रही है, संस्कृति रही है हरियाणवी क्षेत्र की, कुरुक्षेत्र हमारा सबसे जी जी। पुराना रहा है। सरस्वती नदी राखी गढ़ी से, अब तो सारी हाँ ऐतिहासिक जी, हिसार के पास से। साक्ष्य भी मिल गए हैं। जी जी तो और तकरीबन मेरे सभी मेरा मानना है कि ये कोई अलग नहीं है, हिंदी और ये हरियाणवी भाषा जी 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 अ, जी। दोनों में रक्त बिल्कुल का संबंध है।
बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया और वास्तव में आपने ये चरितार्थ कर दिया कि जहाँ आपका जन्म हुआ, उसकी माटी से आज भी आप जुड़ी हुई हैं और बहुत खूबसूरती से उन शब्दों को भी आपने हमें बताया। तो बीच में जो आपने बात की कि ये धर्म और उससे जुड़ी हुई हैं, आपने कुरुक्षेत्र की बात भी की, तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आपके लेखन के ऊपर धर्म और अध्यात्म का कितना प्रभाव है? और वो मैं देख भी रही हूँ, आपके 1-2 संचालन जो कार्यक्रम आपने किए, उसमें भी मैंने देखा कि लगातार जो आपका संबोधन था वो धर्म और अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। तो इसके ऊपर थोड़ा बताएं कि कैसे आप के लेखन पे कितना प्रभाव है। ये बहुत ही समसामयिक और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है अंजना जी। जी जी। क्योंकि हमारे यहाँ जो धर्म की अवधारणाएं हैं वो कर्म कांड से जुड़ गई हैं। जी जी। जबकि जो धर्म की मूल भावना है वो जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये जी जी। पंक्ति जो है भरत जी को कहते हैं, श्री राम जी। जी जी जी। तो जो धर्म का असली जो तात्पर्य होता था, चाहे वो कोई भी धर्म हो, ये धर्म की शाखाएं तो देखिए बाद में निकली हैं सभी धर्म। बाद में ही जो तकरीबन आप इस्लाम धर्म देख लीजिए, जी जी जी। ये सब 7वीं सब बाद में, हाँ जी। सदी में ही सभी आए हैं बाद में। इसी तरह से ईसाई जो धर्म है वो आज से ईसा 2000 साल पहले ही आया पहले है। आया है। और जो इसकी शाखाएं बाद में बौद्ध धर्म और उससे कुछ पूर्व बौद्ध धर्म, जैन धर्म आए। जी। लेकिन सबका सबका जो एक अर्थ था, सबका जो था कि भी इंसान मनुष्यता और मानवता कायम रहे, और उसके जो रास्ते थे दो थे, सत्य और अहिंसा। जी 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 जी। तो और जो हम ये था कि जो इस सृष्टि में जो इंसान आता है, मानुष जो जीवन है जी। वो सबसे कीमती है। और मनुष्य जीवन का अर्थ यही है कि हम यहाँ पर जो कर्म करें वो दूसरों के हित के लिए करें, दूसरों के कल्याण के लिए कल्याण करें। के लिए करें। तो बिल्कुल। इसी भावना से हमें चलना चाहिए। और मैं धर्म का यही मतलब समझती हूँ। क्यों? और दूसरा क्या है कि मुझे जो विरासत में मिला है ज्ञान, हम लोग आर्य समाज के अनुगामी हैं। जी तो जी। हमारे यहाँ ज्यादा कर्म कांड में विश्वास नहीं रखते। करते, हम सिर्फ बिल्कुल। हवन करते हैं, और हवन आपको पता ही है कि हाँ, पर्यावरण की शुद्धि के पर्यावरण लिए की बहुत ही शुद्धि के लिए कितना है। बहुत और आवश्यक उसी है। उसी कर्म कांड के छोड़ने से ही इंसान दूसरों की भलाई की तरफ बढ़ा, नहीं तो सारा ही समय कर्म कांड और डर में ही बीत जाता था कि ये ठीक गलत हो जाता जाएगा, है। ये गलत हो जाएगा। तो ये आर्य समाज की एक बहुत बड़ी देन है, खासकर इस पूरे इलाके को, हिसार और रोहतक और इस एरिया में मैं देखती हूँ कि लोग बहुत इसको मानते हैं। और उस कारण से उनका जो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण भी बदला, और दूसरी बात महिला शिक्षा की तरफ भी बहुत सारा रुझान बढ़ा। ये एक आपको भी बहुत अच्छे संस्कार मिले क्योंकि आप आर्य समाज से जुड़ी रही। तो अब मैं यही पूछना चाहूँगी कि जो आज की संतोष जी हैं, संतोष बंसल आप बने, आपका ये व्यक्तित्व इतना विस्तार, इतना विशाल हो गया, इसमें कौन से मोड़ ने बड़ा रोल प्ले किया, या कौन से मोड़ से आप सोचती हैं कि ये यहाँ तक पहुँची आप? क्या ज़िंदगी का मोड़ था? देखिए, जीवन जो है एक सतत यात्रा है, मैं जहाँ तक समझती हूँ। जी जी जी। और बहुत सी व्यक्तिगत बहुत सारी संघर्ष ऐसे होते हैं जिनको आप व्यक्त नहीं कर सकते, जी जी जी। लेकिन आपको वो अनुभव देते हैं। जी। और वो जो अनुभव होते हैं वो ही अभिव्यक्ति का माध्यम बनते हैं। बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा आपने। हाँ। तो अभी तो ये मेरी यात्रा जारी है, जी अभी जी। कोई मुकाम नहीं, और मुझे नहीं लगता कि कोई मुकाम होता है, क्योंकि आप जितनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, आप कुछ ना कुछ जीवन से सीखते ही हैं नहीं नहीं। हमेशा। चाहे हमारी उम्र इतनी हो गई है, लेकिन जी हम जी। अभी भी जीवन में सीख ही रहे हैं। सीख ही रहे हैं। सीख रहे सीखना हैं तो सीखना तो जीवन भर चलता है। बिल्कुल जीवन भर हमारी। और हम दूसरी बात यह है कि हमारी ये पीढ़ी का एक, हम इस मामले में बहुत वो हैं, क्या कहना चाहिए कि सौभाग्यशाली है कि हमने अपने जीवन में विश्व की वो सब चीजें देखी हैं जी जहां हमें संस्कार भी मिले, और लेकिन हम इस आधुनिक दौर को भी देख रहे हैं जी जहां जी उन नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। वो जी। जिन कारणों से हो रहा है वो मैं उसका भी मैं देखती हूँ सामने। जो हमें तकनीक मिली है वो हमें जीवन के सुधार में या जीवन संपर्क करने के लिए हमें मददगार है, जी लेकिन इंसान खुद अपने हाथों इस तकनीक का दुरुपयोग कर रहा है। जी 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 जी।
जिस तरह से हमने परमाणु का जो आविष्कार हुआ इसलिए नहीं हुआ था कि वो उससे हम परमाणु बम बनाए, बनाए है ना, लेकिन मनुष्य ने खुद अपने हाथों उसको हाथों विनाश लीला के उसका की विनाश तरह। की तरह किया। जी इसी तरह जी। ये तकनीक जो है ना मानव जीवन को हम्म, आ, धकेल रही है, जिसको कहना चाहिए गड्ढे में धकेल रही है, गटर में जी धकेल जी रही है। जी जी। इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। जरूरी है। और आज क्या हो गया है कि जो युवा पीढ़ी है वो इस तकनीक में इतना खो गई है, जी या इसकी इतनी आदी हो गई है, जी या इसकी लत से ग्रस्त हो गई है जी जी कि जी उसका उस पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जी और ये मैं एक और बात बताना चाहती हूँ जिसके लिए अभी तक भारतीय जगत में कोई चेतना नहीं आई है। हम्म, जबकि विदेशों में जब मैं 2015 में गई जी तो जी वहाँ अमेरिका में इस पर अखबारों में लेख आते थे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम्म, व्यक्तिगत मत कीजिए बिल्कुल भी। जी 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 अपनी व्यक्तिगत तस्वीरें, अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं बिल्कुल भी अपलोड मत कीजिए जी सोशल मीडिया में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे। जी। जबकि आप देखेंगे कि सारे भारतीय हाँ, यही काम है हमारे यहाँ तो। सारी अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं, जी जी जी। सारे अपने जन्मदिन, शादी के, विवाह के, समारोह के सब, बच्चे के, फेसबुक पे छोटे डालते बच्चों हैं। की बच्चों की फोटो सारी अपलोड करते हैं, जी 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 जी। जिसका फायदा उनको हो रहा है, जो कंपनियां हैं फेसबुक कंपनी और है गूगल, फेसबुक। जी उनको जी जी डाटा मिल रहा जी है जी ना। जी। लेकिन बिल्कुल। इसका नुकसान यहाँ के आम लोग उठा रहे हैं। जी। एक तो इस तरह से उठा रहे हैं कि उनका जो दिमाग है वो इसमें लिप्त होने से हम्म। वो बीमारियों का शिकार हो रहा है। जी जी। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियां जन्म उनको, ले हाँ। रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, सामाजिक तौर पर हम असुरक्षित हो गए हैं, हमारी निजता कुछ नहीं रही, जी जी जी। है हाँ, ना। जैसे कहा जाता है कि आप कहीं घूमने गए, वहाँ के फोटोग्राफ्स डाल दिए और बाद में चोरों के लिए वो घर आपको उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जानकारी उनको वहाँ से मिल हाँ, गई। सही कह रहे हैं तो आप। इसी में इसलिए भारत में बहुत सावधान होने की जरूरत है कि जिससे हमारी पीढ़ी इस मामले में सौभाग्यशाली है कि अभी हम नियंत्रण में हैं, हम जी। इसको इतना इस्तेमाल करते हैं जितनी हमें जरूरत जितनी है। ज़रूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तभी मैं आजकल चाहूँगी। बाकी जी जी युवा जी। पीढ़ी को देखिए तो वो तो हर समय सड़क पर चलते हुए मोबाइल की स्क्रीन पर ही ऐसे लगी रहती है। हाँ, ठीक कह रहे हैं। आगे कहीं भी टकरा जाएँ, कुछ भी हो जाए यार। बहुत बार आप देखते हैं कि बहुत इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम्म, कहीं से गिर जाते हैं। ऐसे इसी कारण से होते हैं कि मोबाइल के बिल्कुल कारण वो बिल्कुल नज़र ही नहीं उठा सकते उससे। बिल्कुल और कई बार घर वालों के साथ भी वो बैठे होते हैं, फिर भी बातचीत नहीं करते हैं, बिल्कुल क्योंकि मोबाइल में वो इतना खोए हुए होते हैं। तो बिल्कुल तभी बिल्कुल। मैं कहूँगी, ये तो युवाओं की बात आपने की, बहुत सुंदर संदेश दिया, ये भी उनको बताया कि मोबाइल का सदुपयोग करें। लेकिन मैं जो युवा साहित्यकार पैदा हो रहे हैं, जो नई पीढ़ी लेखन की तरफ बढ़ रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आ, ये भी आपने बहुत सटीक प्रश्न उठाया है, जी जी जी। क्योंकि मैं जो संत कबीर ने कहा था, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। होए। जो युवा पीढ़ी है वो जो है प्रेम को एक सहूलियत और सुविधा समझने लगी है। जी जी उनकी प्रेम शब्द तो आप जो है आप जैसे आपने उसकी बात की थी अध्यात्म की, तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ये है कि शिव पार्वती जो है या जी। परिवार है, ये हमें समझाता है कि हम्म, आप जीवन में अ, परिवार में एकरूपता बना के रखें। जी सबके देखिए विचार और अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी सब जुड़ के रहते हैं। जी जी जी। लेकिन किस किस भावना से? क्योंकि एक प्रेम भावना रहती है परिवार रहती में, है। समाज में, या देश में, जी या विश्व में भी, मानवीयता के हिसाब से देखें तो विश्व में भी। लेकिन अब जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे यहाँ जो परिवार टूट रहे हैं, जी। है ना, रिश्ते दरक रहे हैं, दरक रहे हैं। परिवार भी बिखर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो इस समय हमारी पीढ़ी को चिंता है वो ये है कि अ, शादी टूट शादी, रही हैं, बच्चों की शादियां टूट शादी रही हैं। करें, कहाँ करें, क्यों कैसे करें? जी शादियां टूट रही हैं? तो वो लोग, जो शादी का मतलब यही होता है कि पति पत्नी में प्रेम, प्रेम। और वो प्रेम कहीं या तो उसका वो अर्थ नहीं समझ रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं। जी वो सिर्फ प्रेम को ये चाहते हैं कि भी, लड़कियां भी ये चाहने लगी हैं कि ससुराल में कोई संघर्ष ना करना पड़े, कोई जी काम ना करना पड़े, जी और सब कुछ बना बनाया मिले। जी। और बिल्कुल। उन्हें मतलब ठीक है, आप
और उस लड़के जो हैं, पहले जो हिंसा होती थी वो लड़कों के लिए कही जाती थी कि हिंसा करते लड़के हैं। हिंसा करते हैं या हम्म, लड़कियों के पेरेंट्स डरा करते थे कि हम लड़की का जिस परिवार में विवाह कर रहे हैं वहां हमारी लड़की सुखी रहे। सुखी रहे, अब संस्कारी लड़का हो। आज की जो पीढ़ी में लड़के डर रहे हैं, लड़कों के माता पिता डर रहे डर हैं रहे कि हैं। जो आने वाली जो लड़की है बहू वो है। हमारे घर में एडजस्ट परिवार करेगी, बना के परिवार रखेगी कि नहीं रखेगी। रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही और कह रहे हैं। आजकल की जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो तो हिंसा का दिल सबसे दहलाने निकृष्ट वाली। रूप है, निकृष्ट बहुत। रूप। बिल्कुल, उनको तो तो देख के। हाँ। तो प्रेम जो है ना वो उसको ये एहसास है हम्म। आपके भीतर होना चाहिए। जिसके भीतर प्रेम होता है उसमें 100 गुण होते हैं। जी जी। कहीं ना कहीं जो परिवार टूट रहे हैं उसका एक मेन कारण है कि प्रेम नहीं है। प्रेम प्रेम खत्म हो खो रहा रहा है, है। खत्म हो रहा है प्रेम। मतलब के उसे लिए बचा प्रेम कर किया रखना जा है। रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब के लिए प्यार किया जा रहा है, और वो ये देखते हैं कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, फायदा या हो। भविष्य का मेरा जीवन कितना इससे हाँ, सुखमय हो जाएगा। तो तो प्रेम आपने को बचाना है हमें। प्रेम को बहुत सुंदर संदेश दिया आपने कि प्रेम को बचाना है। समय अपने आप में एक बहुत बड़ी सीमा होती है। तो इसलिए अंत में हम हाँ। आपकी एक और रचना जरूर सुनना चाहेंगे, और फिर हम प्रोग्राम में अंत करेंगे इसका। सबसे पहले आप अपनी एक और रचना सुनाएं हमें। दर्शकों को हमेशा ही सुनना अच्छा लगता है। आपकी पहले वाली कविता भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत संदेश, बहुत व्यंग, और उसको अगर कोई गहराई से पढ़ेगा, क्योंकि आपकी वो कविता एक बार में समझ आने वाली नहीं है। बिल्कुल फिलोसफिकल है, बहुत सारी चीज़ें उसमें। बचपन से वो सुनते रहे हैं, एक था राजा एक थी रानी, लेकिन उसकी कविता इतनी खूबसूरत बन सकती है, ये आपकी कविता को सुनकर ही हमें पता लगा। सच में आपने। चलिए, चलिए, हाँ सत्य जी। पर ही मैं जी बात करूंगी क्योंकि जो दो मूल्य के लिए हमारी जो सनातन संस्कृति थी भारत की, सत्य जी और अहिंसा की, जी। वही वही दोनों मूल्य खो गए हैं। सत्य भी खो गया है हाँ, और अहिंसा भी खो गई अहिंसा है, भी और खो रही अहिंसा है। सबसे ज्यादा आ गई है। जी जी तो जी। ये सत्य पर ही एक और कविता है मेरी। जी। कलई कलई जो होती है वो बर्तनों बर्तनों पर पे जो। पहले की जाती थी। जी हाँ जी जी, पॉलिश बिल्कुल। जो होती थी वो की बिल्कुल जाती थी। हमारी पीढ़ी तो हाँ जानती जी, है हाँ ये। जी, हाँ जी। जी। तो उसी पर एक कविता है। हाँ, शीर्षक बताया मैंने, कलई। हम्म एक खरा और निखरा हुआ, हम्म। एक खरा खरा शब्द जो है हम हरियाणवियों के लिए कहा जाता है कि हम लोग भाषा में भी खरे होते हैं, खरे अपने होते आचरण और व्यवहार हैं, में भी उसमें खरे खरे होते हैं। हैं। जी जी। एक खरा और निखरा हुआ सोने की तरह जला और तपा। हम्म तमाम उम्र के बाद ही व्यक्ति हिम्मत कर सकता है गिनने की जी। अपनी कमियों और कमजोरियों को। बहुत खूबसूरत। कोई भी अपनी कमजोरियां और कमियां नहीं बताता, जी जी। लेकिन वही बताता है जो सच्चा व्यक्ति होता है। सच्चा व्यक्ति होते हैं। हाँ जी। वह संपत्ति जो उसकी थी छिन गई, वह सुख जो उसको मिला था ले गई। जिसे पाने के लिए प्रयासरत है अब, हम्म लेकिन छीना हुआ कौन लौटाता है। हम्म। छीना हुआ कौन देता है, मिला हुआ कौन लौटाता है। ऐसे लंपट लोगों से लड़ता हुआ, जी जी। असत्य और अन्याय के खिलाफ वह अकेला लगातार लगा हुआ है। वाह। आज जो भी आप, एक चीज मैं इसके बीच में कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि जो हमें दिखाई दे रहा है कि सब कुछ खराब है, ऐसा भी नहीं है। जी जी जो आम आदमी है, जो सच्चा और अच्छा है, जी वो दुनिया या भारत को या समाज को या परिवार को अब भी चला रहा जी 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 जी। है ना। तो बिल्कुल। उन्हीं लोगों के कंधों पर अब सारा दायित्व है। जी तो इसमें चाहे गांधी जी थे वो अकेले लगे हुए थे, या जी। अब आज की दुनिया में जो आम आदमी है वही है इसमें शामिल। शामिल। हाँ जी। लेकिन दुनिया में सच्चे व्यक्ति का मूल्यांकन करने वाले अब बहुत कम लोग बचे हैं। जी बहुत कम लोग बचे हैं, और जो बचे हैं उनमें बर्तन की कलई उतरने के बाद अधिकतर सत्ते और सदमे में है। जी जी। और जो बचे हैं उनमें बर्तन की कलई उतरने के बाद अधिकतर सत्ते और सदमे में है। केवल सच्चे ही झूम कर गा रहे हैं। जी। केवल सच्चे सच्चे ही ही झूम कर कर गा गा रहे रहे हैं। हैं। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। पीतली। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत रचना। बहुत हाँ ही जी। आनंद आया और बहुत कुछ समझने को मिला।
मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि आपने इतना विस्तार से संतोष जी से सुना कि उनका लेखन कहाँ-कहाँ, क्या-क्या उन्होंने लिखा। बहुत कुछ हमें जानकारी मिली, आपने इतनी खूबसूरत हमें कविताएँ सुनाई, जो एक आम कविताओं से ऊपर उठकर खूबसूरत कविताएँ हैं। और अगर कोई लिंक ऐसा है जिनसे कोई जो हमारे दर्शक हैं आपकी पुस्तकें मंगवाना चाहें, तो वो भी उनको बता दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि वो आपसे उन पुस्तकों को मंगवाने में उनको मदद मिले। जैसे वैसे पुतली तो बाई जो है। मेरी, हाँ जी, अलग-अलग प्रकाशकों से निकली हैं पुस्तकें, जी, जी, लेकिन जी। जो अभी जो है ये महात्मा गांधी की माता पुतलीबाई जी, जी, और जी। ये बापू की हत्या के बाद 2 पुरुष, ये इंडिया नेट बुक्स लिमिटेड है जी, जी। और अमेज़न पर भी मिल जाएँगी और जी। उनसे भी आप मँगवा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हाँ, दर्शकों को आपने ये जानकारी दी। संतोष जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी और बहुत विस्तार से मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला और जाना, काफ़ी पढ़ा आपका इस साहित्य को मैंने, लेकिन आज आपसे और जानने को मिला। आपका बहुत-बहुत आभार। शुक्रिया, शुक्रिया। मैं भी आपका डॉक्टर अंजना जी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपके मंच को नमन करती हूँ। जी, जी, आपका शुक्रिया। पुनः आभार व्यक्त करती हूँ जी, कि आपके माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का और जी, जी, सबके सामने रखने का मौका जी, मिला। जी, आप दर्शक। सबका शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद थैंक मैडम, नमस्कार।